एवरीवन, मैं नेहा राजपूत। स्वागत है आप सभी लोगों का इस कोर्स की 9th क्लास में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जो आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग के लिए एक बेस्ट टूल साबित हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। जिसकी हम बात कर रहे थे वो बैलेंस शीट ही है, यानी कि किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए 3 मुख्य स्टेटमेंट होते हैं। ये आप भी जानते हैं, पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट लॉस और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को किसी ने रीड करना अच्छे से सीख लिया है तो वो एक परफेक्ट स्टॉक अपने लिए चुन सकता है, यानी कि एक परफेक्ट स्टॉक का चुनाव अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए वो कर सकता है। तो गाइस, बैलेंस शीट जो है वो शेयर मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप सभी लोगों को बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे से सीखना है और फंडामेंटल एनालिसिस के पूरे पार्ट आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से रीड करना है ताकि आप सभी लोगों को एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और अगर आप शेयर मार्केट वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को एक कोर्स बहुत ही अच्छे से तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा एक कोर्स शेयर मार्केट कोर्स बिगिनर टू एडवांस अभी रनिंग में चल रहा है और अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं या शेयर मार्केट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो गाइस, बिना देर लगाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से मिल सके। तो गाइस, चलिए अब बिना देर लगाए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे टॉपिक का नाम है बैलेंस शीट, तो आज हम करने वाले हैं बैलेंस शीट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि हम जानने वाले हैं कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। यानी कि गाइस, हम नंबर्स के माध्यम से ये समझने वाले हैं अब कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। अब आप चाहे इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस, अब अगर आप रियल में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो और आने वाली सारी वीडियो आप पूरी देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सके कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो गाइस, अब हम समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। तो गाइस, बैलेंस शीट स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक डेट पर दिखाती है। इसमें हम असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी को देखते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में हम असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में जानते हैं। और गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ कि बैलेंस शीट हर कंपनी फाइनल ईयर कंप्लीट होने पर बनाती है और बैलेंस शीट को हर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में ही शो करती है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि बैलेंस शीट में हम असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को समझने वाले हैं, तो हम इन सबको अभी डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट होती क्या है और असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी क्या काम करते हैं। तो गाइस, चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और गाइस, उससे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से मिल सके। तो गाइस, चलिए अब बिना देर लगाए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है हमारा आज का टॉपिक जो कि है बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं ये शो हो रहा है बैलेंस शीट। तो गाइस, बैलेंस शीट क्या होती है, चलिए हम इसको डेफिनेशन वाइज थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और जहां पर दी हुई है बैलेंस शीट की डेफिनेशन। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट डेफिनेशन। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं इधर पर एक डेफिनेशन दी हुई है। बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनरशिप यानी कि इक्विटी को एक स्पेसिफिक डेट के अनुसार दिखाता है। यह कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। कंपनी के पास क्या है, मतलब असेट्स, उस पर कितना कर्ज है, लायबिलिटीज यानी कि देनदारियां और मालिक के पास कितना इक्विटी है, ये सब चीजें बैलेंस शीट से हम जान सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम कुछ टाइम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक डेट पर देख सकते हैं, जिसमें हम उस कंपनी के असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में जानते हैं। तो गाइस, अब हम बात करें कि असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी होता क्या है, तो चलिए हम उसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो गाइस, अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और यहाँ पर शो हो रहा है बैलेंस शीट के मेन पार्ट्स। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैं इसको रीड कर रही हूँ। ये वो चीजें होती हैं जो कंपनी के पास होती हैं और जिनसे कंपनी भविष्य में पैसा कमा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं इधर पर दिया हुआ है कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, अकाउंटिंग रिसीवेबल, ये सारी चीजें एसेट्स कहलाती हैं। तो गाइस, अब क्या आप जानते हैं कि एसेट्स दो प्रकार का होता है, एक करंट एसेट्स और दूसरा नॉन करंट एसेट्स। तो गाइस, इसमें आप करंट एसेट्स क्या है आप देख सकते हैं, इसमें जो कैश है
और जो अकाउंट रिसीवेबल है इसको हम करंट असेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि करंट असेट्स वो असेट्स कहलाते हैं जो 1 साल के अंदर जिनका पेमेंट हो सकता है। तो गाइस करंट असेट्स वो असेट कहलाते हैं जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर होता है। और गाइस नॉन करंट असेट्स में आप देख सकते हैं बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह ये सब चीजें नॉन करंट असेट्स में आती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। अब हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं लायबिलिटीज की, यानी कि दायित्व, कंपनी के क्या क्या दायित्व हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये कंपनी के ऊपर होने वाले कर्ज होते हैं जिन्हें कंपनी को भविष्य में चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये कंपनी के ऊपर कर्ज होते हैं जिन्हें कंपनी भविष्य में चुकाती है। तो गाइस अब यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसा कर्ज यानी कि ऐसे पैसे जो कंपनी को किसी दूसरों को देने पड़ते हैं। और जो लायबिलिटीज होती है वो भी 2 टाइप की होती है, पहला करंट लायबिलिटीज और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो करंट लायबिलिटीज में आते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स वो कहलाते हैं जो 1 साल के अंदर कंप्लीट कर देते हैं लोग जिन्हें, और लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स 1 साल, 2 साल या 5 साल तक कोई लोन चलता रहता है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इक्विटी, यानी कि इक्विटी क्या होता है, तो चलिए हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ओनर्स इक्विटी, यानी कि स्वामित्व स्थान। तो गाइस अब इसमें आप देख सकते हैं ये मालिक की अपनी लगाई हुई रकम और बिजनेस में बची हुई कमाई होती है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डर्स का उस कंपनी में हिस्सा इक्विटी कहलाता है। तो गाइस ये तो हमने थोड़ा थ्योरिकल इसको समझ लिया है कि बैलेंस शीट क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में हम क्या क्या जान सकते हैं और क्या क्या बैलेंस शीट में आता है। तो गाइस चलिए हम इसको अब थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझ लेते हैं। तो गाइस अब हम थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं एक बैलेंस शीट का। तो गाइस अब बैलेंस शीट चेक करने के लिए हम एक साइट की जरूरत पड़ेगी, तो हम स्क्रीनर का यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप किसी और साइट का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीनर साइट पर और किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीनर की साइट पर जाकर मैंने रिलायंस की कंपनी ओपन की हुई है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी मैंने ओपन की हुई है और अब हम इसका बैलेंस शीट रीड करने वाले हैं। तो गाइस अब सबसे पहले हम देख सकते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छी है। तो देख सकते हैं आप 19,29,662 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि यूं कहा जाए तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन हमें इसमें अभी सिर्फ बैलेंस शीट रीड करनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी बैलेंस शीट है। इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस हम इस कंपनी के बाद में उन टॉपिक पर कवर करने वाले हैं, यानी कि इन सारे टॉपिक पर बाद में हम एक अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। बट इस समय हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं जो कि है बैलेंस शीट। तो चलिए हम इस कंपनी की बैलेंस शीट रीड कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम बैलेंस शीट पर आ चुके हैं और इसमें मैंने जैसा कि जिक्र किया हुआ था कि हम इसमें 3 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। बैलेंस शीट जो है वो इन्हीं 3 पार्ट्स को मिलाकर बनाई जाती है। तो गाइस चलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इधर पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इक्विटी कैपिटल, यानी कि किसी भी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डर्स का उस कंपनी में कितना हिस्सा है। तो इसमें वैल्यू तो दी गई है मार्च 2014 से, बट हम इसमें 2025 की ही वैल्यू काउंट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 13,532 करोड़ का इसके पास इक्विटी कैपिटल है, यानी कि शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है वो 13,532 करोड़ का है। और इसके रिजर्व आप देख सकते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं 8,29,668 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, यानी कि इसकी बोरोइंग से ज्यादा इसके पास रिजर्व है। तो इसका जो बोरोइंग है वो इस कंपनी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अब बोरोइंग आप देख सकते हैं बोरोइंग क्या होता है। तो बोरोइंग एक कंपनी का, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो उधार, यानी कि किसी कंपनी पर उधार बोरोइंग कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 तक इस कंपनी का उधार आप देख सकते हैं 3,69,575 करोड़ का इस कंपनी पर उधार है। बट आप देख सकते हैं इसके पास रिजर्व 8,29,668 करोड़ का है। तो बोरोइंग से ज्यादा उधार है, तो इस कंपनी पर बोरोइंग का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 7,37,346 करोड़ की अदर लायबिलिटीज है। अब अदर लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, चलिए हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें दिख जाएगा। तो गाइस अदर लायबिलिटीज में सबसे पहले दिया हुआ है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इसका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 1,66,426 करोड़ का है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेड पेबल, ये भी कंपनियों द्वारा ही पे किया जाता है, जो कि 1,86,789 करोड़ का है। और देख सकते हैं अदर लायबिलिटीज आइटम, यानी कि कुछ और आइटम जिनका पेमेंट कंपनी को पे करना है, वो भी आप देख सकते हैं 3,64,131 करोड़ के हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि लायबिलिटीज क्या होता है, यानी कि किसी भी कंपनी पर ऋण उसकी लायबिलिटीज कहलाती है, यानी कि देनदार
यानी कि जो पैसा कंपनी को देना है दूसरों को, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। और बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होती है वो बराबर बराबर ही होती है। आप इसकी टोटल लायबिलिटीज देख सकते हैं 19,50,121 करोड़ की है, और टोटल असेट्स भी आप देख सकते हैं 19,50,121 करोड़ के ही है। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि इन सारी वैल्यूज को जोड़कर ही टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू निकाली जाती है। तो गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं असेट्स यानी कि फिक्स्ड असेट्स। तो इसका फिक्स्ड असेट्स आप देख सकते हैं 10,92,041 करोड़ का है। और देख सकते हैं अब CWIP। अब CWIP का फुल फॉर्म होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। CWIP का मतलब ही होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसी कैपिटल जो अभी रनिंग में चल रही है। इसका अमाउंट आप देख सकते हैं 1,69,710 करोड़ का है। तो अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो देख सकते हैं आप 2,42,381 करोड़ की इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। और अदर एसेट्स में आप देख सकते हैं क्या क्या आता है अदर एसेट्स में। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू दी गई है 4,45,989 करोड़ की अदर एसेट्स की वैल्यू दी गई है। अब इसके अंदर आता क्या क्या है अदर एसेट्स में, चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं अदर एसेट्स में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विपमेंट, लॉन्स एंड एडवांस और अदर एसेट्स आइटम, ये सारी चीजें हमें अदर एसेट्स में देखने को जो है वो मिलती हैं। अब इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं, इन्वेंटरीज की क्या वैल्यू है आप देख सकते हैं 1,46,062 करोड़ की इन्वेंटरीज की वैल्यू है। और ट्रेड रिसीवेबल आप देख सकते हैं 42,121 करोड़ के इसके ट्रेड रिसीवेबल है। और कैश इक्विपमेंट आप देख सकते हैं 1,06,502 करोड़ के इसके कैश इक्विपमेंट है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं लोन एडवांस। तो आप देख सकते हैं इसके 12,012 करोड़ के लोन एडवांस। और अदर एसेट्स आइटम आप देख सकते हैं 1,39,292 करोड़ के इसके अदर एसेट्स आइटम है। यानी कि जो वैल्यू अन एसेट से मिलती है उसे अदर एसेट्स आइटम में जोड़ा जाता है। तो गाइस ये सारी चीजों की वैल्यू हमें अदर एसेट्स में देखने को जो है वो मिलती है। इन सारी चीजों की वैल्यू मिलाकर अदर एसेट्स की वैल्यू बनती है, जो कि है आप देख सकते हैं 4,45,989 करोड़ की इसकी वैल्यू है। जैसा कि अब हमने डिस्कस किया हुआ था कि इक्विटी कैपिटल क्या होता है, तो शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है इक्विटी कैपिटल, जो कि आप देख सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है इक्विटी कैपिटल 13,532 करोड़ का है। और टोटल लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटीज क्या होती हैं, यानी कि कंपनी को कितना ऋण देना है, यानी कि कितना पैसा है, यानी कि देनदार कंपनी को कितना पैसा दूसरों का देना है वो आप देख सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज आप देख सकते हैं 19,50,121 करोड़ की है। और असेट्स आप देख सकते हैं तो जितना लायबिलिटीज होता है असेट्स भी उतना ही होता है, 19,50,121 करोड़ के इसका असेट्स है। तो अब इसमें जो मेन चीज है वो है इसकी बोरोइंग। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में मेन होता है बोरोइंग, यानी कि कंपनी पर कर्ज कितना है। तो इसका कर्ज आप देख सकते हैं हमने डिस्कस किया हुआ है 3,69,575 करोड़ का इसका कर्ज है। और दूसरा मेन पार्ट है इसका रिजर्व। आप देख सकते हैं रिजर्व इसका है 8,29,668 करोड़ का। तो जो इसकी बोरोइंग है वो इसके रिजर्व से कम है, यानी कि यूं कहा जाए तो इस पर कर्ज कम है और इसके पास रिजर्व ज्यादा है, मतलब जितना पैसा इसके पास अभी प्रेजेंट में रखा हुआ है उससे कम ही इसका कर्ज है। तो गाइस मेनली यही देखा जाता है किसी भी स्टॉक की बैलेंस शीट में कि उसका जो बोरोइंग है वो उसकी रिजर्व से ज्यादा तो नहीं है। आप भी जानते हैं कि कर्ज ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर किसी कंपनी का रिजर्व बोरोइंग से ज्यादा होता है तो वो अच्छा माना जाता है, बट अगर उसकी बोरोइंग उसके रिजर्व से ज्यादा होती है, यानी कि कर्जा उसके बचे हुए पैसे से ज्यादा होता है, तो वो कंपनी हार्मफुल हो सकती है। तो गाइस बैलेंस शीट में अभी आपको मेनली सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, उसकी बोरोइंग और उसके रिजर्व। बोरोइंग अगर रिजर्व से ज्यादा है तो आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, और बोरोइंग अगर रिजर्व से कम है उस कंपनी की तो वो स्टॉक आपके लिए एक बेस्ट स्टॉक साबित हो सकता है। बट आपको बैलेंस शीट से ही काम नहीं चलाना है, आपको बैलेंस शीट के अलावा प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना है। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है प्रॉफिट लॉस का, कि उसमें हमें क्या मेन देखना जरूरी होता है जब हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत बैलेंस शीट समझ में आ गया होगा, और क्या क्या हमें इसमें मेन देखना इंपॉर्टेंट रहता है वो भी आपको मैंने बता दिया है कि वो क्या देखना पड़ता है मेन। तो गाइस बैलेंस शीट को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, और आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में बैलेंस शीट आ गया होगा। तो गाइस बैलेंस शीट स्टॉक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अभी मेनली आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि बैलेंस शीट में क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि किसी भी स्टॉक का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में क्या देखना जरूरी रहता है। तो वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से मिल सके, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मिल सके। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।